हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एके कैंपस में। पीटीईटी के 2019 के पेपर को हम सॉल्व करने वाले रीजनिंग के पार्ट को कवर करेंगे हम। तो जैसे भी क्वेश्चन पिछले ईयर्स में आते हैं उसी हिसाब से हम नेक्स्ट ईयर की तैयारी करते हैं। तो 2020 का पेपर जो होगा वो डिफ़िकल्टी पे डिपेंड करता है 2019 की पे, 2018 की पे। जब हम 2018-2019 के पेपर सॉल्व कर लेंगे तब हमारे पास में एक नया कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे कि हम 2020 के पेपर की तैयारी और अच्छी तरह से कंफर्म कर सकते हैं कि हम कितने मार्क्स इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग के पेपर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या दे रखा है। एक लड़की का परिचय देते हुए, एक लड़की का परिचय कराते हुए विपिन ने कहा, विपिन कह रहा है लड़की का परिचय दे रहा है। देखिए लड़की यहाँ मान लेते हैं और विपिन कहाँ पर है, यहाँ पर विपिन है, ये है लड़की, गर्ल। लड़की का परिचय कराते हुए विपिन ने कहा कि उसकी माता, उसकी किसकी, लड़की की माता, उसकी माता, ठीक है, उसकी माता मेरी सास की, विपिन की सास, विपिन की सास होगी, सास कौन होगी, पहले उसकी वाइफ, और वाइफ की माँ ये हो गई उसकी सास। ठीक है, जैसे जैसे बोला जाएगा वैसे ही अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। ठीक है, देखिए उसकी सास की इकलौती बेटी है, उसकी सास की इकलौती बेटी कौन है, उसकी वाइफ है। किसकी बात कर रहे थे, उस लड़की की माँ की। ठीक है, तो लड़की कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, ये लड़की आ गई, ये विपिन की वाइफ है। ये डायग्राम बना लिया हमने और ये हट गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, विपिन का उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है, विपिन का उस लड़की के साथ, विपिन का उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है। ठीक है, तो लड़की का विपिन क्या लगेगा, अच्छा ये लड़की है, इस लड़की की ये कौन है, माँ, और ये कौन होगा, पिता। तो आंसर क्या आया, पिता। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़े टफ वाले क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इजी वाले क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करके पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, ए बी की बहन है किंतु बी ए की बहन नहीं है, तो ए तथा बी के मध्य का संबंध क्या है। ठीक है, देख क्या रखा है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है किंतु बी ए की बहन नहीं है, ए की बहन बी नहीं है, तो ये इसकी बहन है, तो ये नहीं है, तो ये कौन हो सकता है, उसका भाई होगा। बी कौन हो सकता है, उसका भाई हो सकता है। और इसी तरह से ये लाइनें कंप्लीट हो गई कि ए बी की बहन है लेकिन बी ए की बहन नहीं है, तो कौन होगी, उसकी भाई हो सकता है वो। ठीक है, भाई हो गया। तो ए तथा बी के मध्य का संबंध क्या है, क्वेश्चन ये है कि ए तथा बी के मध्य का संबंध क्या है, भाई बहन है, ये दोनों है क्या, भाई बहन है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा है, बहन और भाई, भाई भाई, बहन बहन, उपयुक्त में से कोई नहीं थे। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। इजी वाले क्वेश्चन है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सेकंड हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास में, सूर्यास्त होने से कुछ समय पूर्व सीता एवं गीता एक मैदान में खड़े होकर बातें कर रही थी। यदि सीता की परछाई, क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यदि सीता की परछाई गीता के ठीक दाईं ओर पड़ रही हो तो गीता का मुख किस दिशा की ओर होगा। देखिए यहाँ पर सीता है, ये कौन है, सीता। अब शाम के वक्त की बात है, सूर्यास्त होने से पहले की बात है, तो परछाई किस दिशा से पड़ेंगी, पश्चिम दिशा की तरफ से पड़ेंगी परछाई, क्योंकि सूर्य इस पश्चिम दिशा की तरफ आ चुका होगा। अगर हम इसको इस तरह से करें तो सूर्यास्त होने से पहले पश्चिम दिशा की तरफ होगा सूर्य। ठीक है,
पश्चिम दिशा की तरफ होगा तो इस तरह से परछाई पड़ेगी। तो जब सूर्य की किरणें सीता के ऊपर पड़ेंगी, सीता यहाँ पर खड़ी है तो सीता के ऊपर पड़ेंगी तो परछाई कहाँ आएगी, इस दिशा में, इस जगह पर परछाई आएगी उसकी। ठीक है, इस जगह पर उसकी परछाई आएगी। तो आगे क्या कह रहे हैं, देखिए परछाई तो पड़ रही है, उसके बाद में यदि सीता की परछाई गीता के ठीक दाईं ओर पड़ रही हो तो, यदि सीता की परछाई गीता के ठीक दाईं ओर, तो सीता यहाँ पर खड़ी है तो गीता कहाँ पर होगी खड़ी, यहाँ पर गीता खड़ी होगी, इसके दाईं ओर में उसका परछाई पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी जो परछाई है ये गीता के दाईं ओर हुई है। अब देखिए सीता यहाँ पर खड़ी है, गीता यहाँ पर खड़ी है, एक दूसरे से बातें कर रही हैं। तो बातें करते टाइम पे उन दोनों का मुख एक दूसरे के आमने सामने की तरफ होगा। सीता का मुख इधर साइड में होगा नीचे की तरफ और गीता का मुख ऊपर की दिशा में होगा। तो आमने सामने खड़े होकर ही बात करेंगे, ऐसा तो है नहीं कोई इधर देख रहा है कोई इधर देख रहा है, ऐसे तो बातें होंगी नहीं। जब दोनों बातें कर रही होंगी तो एक दूसरे के सामने की तरफ देख रही होंगी। तो क्वेश्चन ये है कि गीता का मुख किस ओर था। अब गीता का मुख किस ओर था, ऊपर की दिशा में, ऊपर की तरफ है, सीता की तरफ। यहां से जब हम दिशा निकालेंगे तो किस दिशा की ओर है, ऊपर वाली ये जो दिशा होती है वो कौन सी होती है, उत्तर दिशा। तो आंसर क्या है हमारे पास में, उत्तर दिशा। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर दिशा इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, त्रिभुवन का मुख उत्तर पश्चिम दिशा में है। त्रिभुवन का मुख उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो उत्तर पश्चिम कौन सी होगी, ये हमारी पश्चिम दिशा है, ये हमारी उत्तर दिशा है। तो त्रिभुवन का मुख उत्तर पश्चिम दिशा में होगा। देखिए उत्तर दिशा, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशा। ठीक है, जब हमने दिशा और दूरी वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें अच्छी तरह से बताई गई थी कि हमारी ये 4 दिशाएं होती हैं, उनके बीच में से एक एक दिशा निकलती है। इस दिशा को क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व, इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व, इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम, और इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम दिशा बोला जाता है। ठीक है, दिशाओं की बात होगी। अब देखिए स्टार्टिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। अब यहाँ पर 90 डिग्री घूमना है। देखिए ये चीज बताई थी मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ा था, तो इन दोनों के बीच में जो कोण होता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का। और जब बीच वाली दिशा निकाली जाती है तब कोण कितने कितने का रह जाता है, यहाँ पर ये 45 डिग्री का रह जाता है, ये भी कितने का रह जाता है, 45 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ से वो स्टार्ट करेगा। देखिए क्वेश्चन को क्या बोल रहा है कि वो त्रिभुवन यहाँ से उसका मुख उत्तर पश्चिम दिशा में है, यहाँ से 90 डिग्री घड़ी की दिशा में। घड़ी कैसे चलती है, इस तरह से घड़ी चलती है। तो घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूम गया। 90 डिग्री घूमेगा तो 45 डिग्री तो ये घूम गया, और उसके बाद में 45 डिग्री इधर से घूम जाएगा। 45 डिग्री ये हो चुका है। तो अब उसका मुख किस दिशा में हो गया, इस दिशा में हो गया। कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्व दिशा। अब उसका मुख उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। अब आगे देखिए 90 डिग्री घूम गया, और फिर वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूम गया। अब देखिए 180 डिग्री की बात होती है। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, एक सीधी रेखा। अगर मैं खड़े होके इस दिशा की ओर देख रहा हूं और मुझे 180 डिग्री पीछे की दिशा में घूमना है कहीं से भी, या फिर क्लॉकवाइज घूमना है, या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, या फिर क्लॉकवाइज घूम जाओ, घड़ी की दिशा में या फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमेंगे तो जिस दिशा की तरफ हम देख रहे हैं उससे बिल्कुल विपरीत दिशा में दूसरी तरफ देखेंगे। तो अभी त्रिभुवन कहाँ पर है, इस दिशा में। 180 डिग्री घूमेंगे तो पीछे की दिशा में घूम जाएंगे। क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 180 डिग्री के ऊपर। ठीक, देखिए फिर आगे क्या करा, पुनः एक बार वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। अब पुनः यहाँ से घूमा था 180 डिग्री इस तरह से आगे, उसके बाद में पुनः वह घड़ी की विपरीत दिशा में
90 डिग्री और घूमता है, तो 90 डिग्री घूमेगा तो 45 डिग्री तो ये हो गया, और 45 डिग्री हम इस तरह से कर लेंगे, 45 डिग्री ये हो गया। तो टोटल मिलाकर जो कोण हुआ है ये कितने का हुआ, 90 डिग्री। तो अब उसका मुख किस दिशा में है, इस दिशा में उसका मुख हो गया, नीचे की दिशा में। अब ये वाली दिशा हो चुकी है। अब आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा, अब उसका मुख किस दिशा में है, अब उसका मुख किस दिशा में है, लास्ट जिस दिशा में रह गया वो दिशा कौन सी है, दक्षिण पूर्व दिशा। तो आंसर क्या आएगा हमारा, दक्षिण पूर्व दिशा। ठीक है, दक्षिण पूर्व दिशा। दक्षिण पूर्व दिशा किस ऑप्शन के अंदर है, ये है डी ऑप्शन के अंदर, तो डी वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। देखिए इस तरह के जो डायरेक्शन के क्वेश्चन है, जिस तरह से वो घुमाता जा रहा है, एक एक बार में घूमते जाइए, जितना वो घुमाता जाएगा हमें घूमते हुए जाना है। और जब हम घूमते हुए जाएंगे इस तरह से दिशा अगर हम कॉपी में लिख लेंगे तो उससे हमें कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा, जिस तरह से वो बोला जाएगा उसी तरह से हम उसको घूमते हुए जाएंगे। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, निम्नलिखित 4 आरेखों में से एक को चुने जो सर्वोत्तम ढंग से नीचे लिखे तीनों वर्गों के संबंध को प्रदर्शित करता है। क्या चीज दे रखी है, मिनट, दिन और महीने। अब देखिए मिनट, दिन और महीनों का डायग्राम बनाना है। ठीक है, सबसे पहले अगर मिनटों को ले, ये मिनट हो गई। अब मिनट किस में आती हैं, दिन में ही आएंगी। मिनटों से बड़े क्या होते हैं, दिन होते हैं। और दिन कहाँ आते हैं, दिन महीनों में आते हैं, तो महीनों का इस तरह से। ये क्या हुई मिनट, ये होगी दिन, और ये हो गए महीने। तो इस तरह से डायग्राम बन गया। इसको देख लीजिए किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, देखिए सीरियल की जल में छवि निम्नलिखित में से कौन सी होगी। सीरियल एक वर्ड दे रखा है, उसकी जल में छवि देखी जा रही है। तो देखिए सीरियल, SERIAL, इस वर्ड की जल में छवि देखी जाएगी। देखिए दर्पण में छवि देखी जाएगी तो दर्पण इस जगह पे रखा जाता है, और जब जल में छवि देखी जाएगी तो जल में छवि देखी जाएगी तो जल यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर जल होगा तो नीचे की तरफ उसकी यहाँ पर परछाई आएगी। परछाई, ये जो अक्षर लिखे हुए हैं ये अक्षर बिल्कुल उल्टे दिखाई देंगे। अगर प्रैक्टिकल करना है तो आराम से अपने रूम में पानी भरना और वहाँ पर खड़े हो जाना, आपकी परछाई बिल्कुल उल्टी दिखाई देगी। या फिर कुछ भी वर्ड लिख के सामने खड़े हो जाएंगे तो जल में आपको छवि दिख जाएगी। ठीक है, देखिए अब इसकी मुझे छवि निकालनी है। जरूरी नहीं है सभी वर्ड की मुझे छवि निकालनी हो, कुछ वर्ड निकालेंगे और उसके बाद में ऑप्शन में देखेंगे ना, आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन के अंदर। देखिए एल को मैं अगर लिखूंगा उल्टा, इस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ पर ये उल्टा था, ये लाइन यहाँ पर रह गई, ये ऊपर वाली चीज़ नीचे आ जाएगी, जस्ट ऊपर वाली चीज़ नीचे आएगी और नीचे वाली ऊपर चली जाएगी। इसी तरह से ए बन गया। अब इन दोनों को देख लीजिए पीछे की तरफ से किस किस ऑप्शन में ये मिल रहे हैं। ठीक है, देखिए ए ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, ए ऑप्शन में तो ए ही उल्टा हो रहा है लास्ट में जाके। सी ऑप्शन में मिल रहा है, नहीं मिल रहा। डी ऑप्शन तो बिल्कुल एज इट इज दे रखा है सीरियल का, तो हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है, ये बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी इसको उल्टा करना है पूरे को, तो पूरे को उल्टा करके भी देख सकते हैं। आई जैसा ऊपर है नीचे ही रहेगा। ई यहाँ पर है, ई किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, सॉरी इस तरह से नहीं होगा, ई जैसे है वैसा ही रहेगा। एस उल्टा हो जाएगा इस तरह से, एस इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद में भी देखेंगे हमारे वाले इन ऑप्शन में ही मिल रहा है। आर को देखेंगे, आर को अगर उल्टा करना है तो आर को इस तरह से उल्टा किया जाएगा, ये आर उल्टा हो गया। ये वाला जो मिल जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर एक दो वर्ड को ही हम लिख के देखेंगे तो वहां से ही ऑप्शन मिल जाएगा, पूरे को सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं होती है इसके अंदर में। ठीक है, चलो 6 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख मेज, कुर्सी और फर्नीचर के बीच सही संबंध दर्शाता है। देखिए मेज, कुर्सी और फर्नीचर,
मेज है, कुर्सी है और फर्नीचर। अब तीनों चीजें हैं, देखिए मेज कुर्सी ये दोनों क्या होते हैं, फर्नीचर होते हैं। तो डायग्राम किस तरह से बनेगा, ये मेज हो गई, ये हो गई क्या हमारी कुर्सी, और ये दोनों किस में आ जाएंगे, फर्नीचर के अंदर। अब इस ऑप्शन को ढूंढिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में, सीधा आंसर दे दीजिए, सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है। 8 कौन सा है क्वेश्चन, देखिए भारतीय शैली में एक महिला साड़ी का पल्ला जब दाएं कंधे पर डालती है, ठीक है। ये मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है, इजी है, आप इसको पढ़कर ही सॉल्व कर सकते हैं। देखिए भारतीय शैली में एक महिला साड़ी का पल्ला जब दाएं कंधे पर डालती है तब उसे सीधा पल्ला कहते हैं। जब वो दाएं कंधे पर पल्ला डालेगी तो उसको क्या कहते हैं, सीधा पल्ला। लेकिन जब इसे बाएं कंधे पर डाला जाता है तो उसको उल्टा पल्ला बोला जाता है। तो बाएं कंधे पर जब वो पल्ला डालेगी तो उल्टा पल्ला हो गया। यदि आईने के प्रतिबिंब में पल्ला बाएं कंधे पर है तो महिला ने साड़ी कैसे पहनी होगी, ठीक है, ये पता करना है। अब बात किसकी हो रही है, आईने की हो रही है, दर्पण की बात हो रही है। दर्पण में जिस तरफ पर जिस कंधे पर पल्ला डाला जा रहा है उसके अपोजिट में रियल में कंधे पर साड़ी पहनी गई होगी। तो पल्ला किस पर डाला गया, बाएं कंधे पर, ठीक है। तो साड़ी कैसे पहनी होगी, बाएं कंधे पर। इसका मतलब जो वास्तव में साड़ी पहनी गई होगी वो दाएं कंधे पर पहनी गई होगी। और दाएं कंधे पर कौन सा पल्ला पहनते हैं, सीधा पल्ला। दाएं कंधे का मतलब है सीधे पल्ले की उसने साड़ी पहनी गई है, सीधा पल्ले की उसने साड़ी पहनी हुई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, प्रश्न में दिए गए आकृति की दर्पण प्रतिबिंब क्या होगी। अब दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, दर्पण वहां पर रखिए, उसके बाद में जो जैसा दिख जाएगा उसके जैसा दर्पण में देखने पर, दर्पण में क्या बना हुआ है, देखिए डायग्राम क्या बना हुआ है, इस तरह से डायग्राम बना हुआ है। इस तरह से डायग्राम बना हुआ है। दर्पण कहाँ पर, यहाँ पर लगा हुआ है। दर्पण तो लगा हुआ भी है, यहाँ पर M और N, यहाँ पर दर्पण लगा हुआ है। इसका जस्ट अपोजिट करना, देखिए यहाँ पर नीचे वाला ये गमला है, ये तो एज इट इज रहेगा, ऐसा ही जैसा यहाँ पर था वैसा ही रहेगा। सीधा खींच दीजिए, इधर साइड में जो चीज़ है वो दूसरी साइड में आ जाएगी, जो राइट वाली चीज़ है वो लेफ्ट में आ जाएंगी और लेफ्ट वाली चीज़ें राइट में चली जाएंगी। देखिए ये लाइन इस तरह से जा रही है, या फिर ये कोई पेड़ का तना हो सकता है, ये इस तरह से चली जाएगी। ये यहाँ पर इस तरह से पत्ती कुछ भी हो सकती है, पत्ती होगी तो ये पत्ती इस तरह से आ जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर ऊपर वाली बात है, ये लाइन किस तरह से मुड़ रही थी, इस तरह से मुड़ रही थी ये, तो ये अब किस तरह से मुड़ेगी, ये इस तरह से मुड़ेगी। अब ये देखिए किस ऑप्शन के अंदर है, ये किस ऑप्शन में मिल रहा है हमें, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में भी क्या है, दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। दर्पण प्रतिबिंब में हमें एक आकृति दी गई है, ये वाली आकृति दे रखी है, ठीक है, ये वाली आकृति दे रखी है। इस आकृति में यहाँ पर क्या लगा हुआ है, दर्पण लगा हुआ है, M N, ये क्या है, दर्पण लगा हुआ है। अब दर्पण लगा हुआ है, ये चीज़ हम सीख चुके हैं कि दर्पण के उल्टा हो जाएगा, तो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये वाली चीज़ कहाँ जाएगी, इस दिशा में आ जाएगी। अब इसको इस तरह से बांट लीजिए, ये राइट में है, ये राइट वाली चीज़ लेफ्ट में आ जाएगी, लेफ्ट वाली चीज़ राइट में चली जाएगी। तो ये तो राइट वाली चीज़ क्या आ गई, लेफ्ट में आ गई, और लेफ्ट वाली चीज़ क्या है, राइट में चली जाएगी। इस तरह से इस लाइन को इस तरह से खींच दीजिए, और यहाँ पर नीचे जो बंद वाला गोला है वो नीचे है और वो ऊपर है, जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला नीचे ही रहेगा। तो इस तरह की आकृति मुझे किस ऑप्शन के अंदर मिल रही है, ऑप्शन ए के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन भी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया,
ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कथन और मान्यताएं दे रखी है। ठीक है, कथन और मान्यताएं दे रखी है। कथन क्या कह रहा है, एक विज्ञापन कहता है सोना आपकी पत्नी के लिए सबसे अच्छा उपहार है। ठीक है, तो लेडीज़ों के लिए जो सोना होता है वो सबसे अच्छा उपहार माना भी जाता है। लेकिन मान्यता दो दे रखी है, हमें अपना खुद का दिमाग इस जगह पे नहीं लगाना है कि हमारी तरफ से हम क्या सोचते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं देखनी है। यहाँ पर क्या दिया देखना होता है कि जो हमें मान्यताएं दे रखी है उनके अकॉर्डिंग ही हमें क्वेश्चन का आंसर दे रखा है। ठीक है, जो कथन कह दिया उसको सत्य मानना है, और मान्यता है, मान्यताओं के अकॉर्डिंग अगर वो फॉलो कर रही है कथन को तो सही हो जाएगा, अदरवाइज जो मान्यता है वो मान्यताएं हमारी क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। देखिए मान्यता क्या दे रखी है, पहली मान्यता क्या है कि पति आमतौर पर पत्नी को उपहार देता है। सही बात है कि पति आमतौर पर पत्नी को उपहार देता ही रहता है, गिफ्ट वगैरह तो देता ही है। ठीक है, कभी ना कभी तो देता है। सेकंड मान्यता क्या है कि आमतौर पर इस तरह के विज्ञापन लोगों को प्रभावित करते हैं। तो ये जो उपहार बनाने वाले, जो ज्वेलरी वाले, शॉप वाले जो ऐड देते हैं, वो ऐड लोगों को प्रभावित करते हैं। ये बात भी सही है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों की दोनों जो मान्यता हैं वो सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है कि यदि मान्यता फर्स्ट व दोनों ही अंतर्निहित हैं, यानी कि कथन को फॉलो कर रही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जनसंख्या सबसे बड़ा प्रदूषक है। कथन क्या दे रखा है, जनसंख्या सबसे बड़ा प्रदूषक है। कथन के अनुसार मान्यताएं उसको मैच करती हैं या फिर नहीं करती हैं। देखिए, बढ़ी हुई जनसंख्या सबसे बड़ा संसाधन है। अब प्रदूषक तो नहीं हो सकते ना, बढ़ी हुई जनसंख्या प्रदूषक नहीं हो सकती, तो पहली वाली मान्यता हमारी गलत हो गई। सेकंड वाली मान्यता क्या है कि निरक्षर जनसंख्या गंदगी और हीनता की जनक है। तो जो कम पढ़े लिखे रहते हैं, वो जो निरक्षर रहते हैं, साक्षर नहीं रहते, क्या वही गंदगी फैलाते हैं? ऐसा तो नहीं है। पढ़े लिखे लोग होते हैं, हम आप पढ़े लिखे दोनों की दोनों, हम भी गंदगी फैलाते हैं। तो ये वाली चीज़ जो मान्यताएं दे रखी हैं वो दोनों की दोनों गलत हैं। तो इसमें आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, यदि मान्यता सेकंड व फर्स्ट दोनों ही अंतर्निहित नहीं है। ठीक है, तो 12 हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति, देश और राज्य। राष्ट्रपति अनुपात देश। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर है राज्य। देखिए, राष्ट्रपति का जो संबंध है वो देश से है, उसी तरह से क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो संबंध होगा वो राज्य से होगा। राष्ट्रपति होता है देश का प्रमुख। ठीक है, देश का मालिक बोल सकते हैं कि देश का मालिक कौन होता है, राष्ट्रपति। तो राज्य का मालिक कौन होता है, राज्यपाल। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या आ गया, राज्यपाल। डी ऑप्शन के अंदर राज्यपाल हमें मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 13:104 समानुपात 11 वॉट। यहाँ पर हमें निकालना है। देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ सकता है। देखिए 13 का संबंध जो 104 से है वही संबंध 11 का कौन से वाले नंबर से होगा। 13 का संबंध जो 104 से है वही संबंध 11 का यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा उससे संबंध होना चाहिए। देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग नंबर डले हुए हैं। तो सबसे पहले क्या 104 में भाग दे के देख सकते हैं। 104 में अगर भाग देंगे हम 13 का, क्या मिलेगा मुझे 8। ठीक है, 8 मिल रहा है। अब क्वेश्चन किस तरह से चल रहा होगा, यदि 13 में गुणा करेंगे 8 का, क्या मिल रहा है मुझे 104।
तो 11 में गुणा करूँ मैं 8 का तो नंबर क्या मिलेगा मुझे 88 मेरा आंसर आ चुका है। देखिए कि 88 किस ऑप्शन के अंदर दिख रहा है आपको, 88 दिख रहा है ए ऑप्शन के अंदर, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है। लास्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। अब ये दे तो रखा है रीजनिंग के अंदर, लेकिन ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी किसके हैं, जीके के क्वेश्चन हैं। देखिए कैसे हैं कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, ये चीज हम जानते हैं, करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। तो जय जवान जय किसान और जय विज्ञान वाला नारा किसने दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान वाला नारा किसने दिया था, वो दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थे 15 क्वेश्चन आज हमने पहले वाले पार्ट में कवर किए हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि वो जीके के थे। तो जीके की नॉलेज भी होनी चाहिए, तब जाके हम मेंटल एबिलिटी को सॉल्व करवाते हैं। देखिए यहाँ पर ये रीजनिंग ही रीजनिंग का पोर्शन नहीं होता है, रीजनिंग के साथ में मेंटल एबिलिटी का भी क्वेश्चन होता है। जैसे 15 नंबर का क्वेश्चन है, मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है, इसमें रीजनिंग से कोई इसका लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये रीजनिंग के अंदर पूछे जाते हैं। तो हमें जीके की भी नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके हम रीजनिंग को पूरी तरह से सॉल्व कर पाते हैं। तो ये तो था दोस्तों आज के 15 क्वेश्चन 2019 के पेपर के। बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 में से 15 तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, बाकी के बचे 35 अगले पार्ट में हम उनको कवर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम बाकी के क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।